हेलो, हाउ आर यू? आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आई प्रभव शर्मा वेलकम्स यू ऑल टू इन्फिनिटी एकेडमी। तो हम बात कर रहे थे कंपास सर्वे के बारे में। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कवर कर ली थी। बेसिकली सबसे पहले हमने देख लिया था कि कंपास सर्वे होता क्या है। तो उसमें हमने देखा था कि कंपास सर्वे क्या होता है, जिसमें आप एंगल्स को मेजर करते हो, साथ ही साथ आप लेंथ को भी मेजर करते हो। ऐसे सर्वे में जहां हम एंगल और लेंथ दोनों मेजर करते हैं उसे हम कंपास सर्वे बोलते हैं। पर एंगल जो हम मेजर करते हैं सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करते हैं। तो ये हमने पॉइंट देख लिया था। इसके बाद सेकेंडली हमने देखा था कि यहाँ पे जो परमिसिबल एरर होती है वो 5 मिनट्स की होती है। ये हमने पॉइंट कवर किया था। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो हमने क्लासिफिकेशन देखा था। क्लासिफिकेशन यानी हम बेसिस ऑफ डायरेक्शन पे भी हमने किया था और बेसिस ऑफ एंगल के हिसाब से भी किया था। अगर मुझे डायरेक्शन पता लगानी है तो मैं प्रिज्मेटिक या सर्वेयर कंपास यूज करता था, जिससे मुझे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के बारे में पता चल जाता है। और अगर मुझे एंगल पता लगाना है तो मैं सेक्सटेंट और थियोडोलाइट पता यूज करता था, जिससे मुझे एंगल पता चल जाता था। फिर मैंने मेजरमेंट ऑफ एंगल के बारे में बात की थी। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल हम दो तरीके से कर सकते हैं विद रेफरेंस टू ईच अदर। एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हम एंगल्स को मेजर कर रहे थे, या हम रिलेटिव टू फिक्स मेरिडियन, किसी एक फिक्स मेरिडियन के रिस्पेक्ट में हम एंगल्स को मेजर कर रहे थे। अगर मेरा मेरिडियन फिक्स है, उसके रिस्पेक्ट में एंगल को मेजर कर रहा हूं, तो वो मेरा फिक्स मेरिडियन के रिस्पेक्ट में हो जाता है। और एक एंगल के रिस्पेक्ट में दूसरे एंगल को मेजर कर रहा हूं तो वो मेरा विद रेफरेंस टू ईच अदर हो जाता है। सेकेंडली फिर मैंने बात की थी चेन सर्वे और कंपास सर्वे। चेन सर्वे इज इजियर, कंपास सर्वे इज बिट ऑफ कॉम्प्लेक्स। स्मॉल एरिया के लिए यूज होता है, लार्ज एरिया के लिए यूज होता है। ठीक है, जो आपका चेन सर्वे है स्मॉल एरिया के लिए यूज होता है, जो कंपास सर्वे है वो थोड़े से लार्ज एरिया के लिए यूज होता है। जो चेन सर्वे होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ लीनियर मेजरमेंट्स को हम लेते हैं, और जो हमारा कंपास सर्वे होता है उसमें साथ हम लीनियर के साथ साथ एंगुलर मेजरमेंट को भी हम यूज हमें मेजर करना होता है। ठीक है, फिर मैंने बताया था आपको मेरिडियन के बारे में। तो मेरिडियन आपका क्या होता है? पॉइंट ऑफ रेफरेंस, यानी किसी की रेफरेंस के हिसाब से जब हम पॉइंट्स को मेजर कर रहे हैं जो हमारा रेफरेंस होता है उसके हिसाब से हम किसी लोकेशन को पता लगा रहे हैं या किसी एंगल को पता लगा रहे हैं, तो जो रेफरेंस होता है उसी को मैं क्या बोल देता हूं? मेरिडियन बोल देता हूं। फिर मेरिडियन, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताया था मेरिडियन के बारे में मैंने आपको। फिर मैंने टाइप्स ऑफ मेरिडियन के बारे में बात की थी। तो सबसे पहले मैंने बात की थी ट्रू मेरिडियन के बारे में। तो ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को जोड़ने वाली लाइन को मैंने ट्रू मेरिडियन बोला था। मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को जोड़ने वाली लाइन को मैंने मैग्नेटिक मेरिडियन बोला था। किसी भी कंट्री को जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे उसे मैंने ग्रिड मेरिडियन बोला था। और जो मेरा आर्बिटरी मेरिडियन था उसमें मैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अगर कोई मेरिडियन को डिसाइड कर रहा हूं और उसके रिस्पेक्ट में फिर एंगल को मेजर कर रहा हूं तो वो मेरा आर्बिटरी मेरिडियन हो जाता है। उसके बाद मैंने बेरिंग के बारे में बात की थी। तो इन मेरिडियन के रिस्पेक्ट में जो भी हम एंगल्स को मेजर कर रहे थे, इन मेरिडियन के रिस्पेक्ट में जो भी हम एंगल्स को मेजर कर रहे थे उसे मैंने बेरिंग बोला था। अगर मैं नॉर्थ और साउथ, ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ के रिस्पेक्ट में एंगल्स को मेजर करता था तो मेरा ट्रू बेरिंग हो जाता था। अगर मैं मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ के रिस्पेक्ट में एंगल्स को मेजर कर रहा था तो मेरा मैग्नेटिक बेरिंग हो जा रहा था। अगर मैं आपके कोई भी ऐसी मेरिडियन जो दो किसी कंट्री को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करी है उसके रिस्पेक्ट में एंगल को मेजर कर रहा था तो ग्रिड बेरिंग हो जा रहा था। और अपने हिसाब से मेरिडियन लेके उसमें मैं एंगल्स को मेजर कर रहा था तो मेरा आर्बिटरी बेरिंग हो जा रहा था। तो ये मेरे कुछ टाइप्स ऑफ बेरिंग के बारे में मैंने बात की थी। उसके बाद मैंने आपको दिखाया था डिफरेंस क्या होता है ट्रू बेरिंग और मैग्नेटिक बेरिंग। तो ट्रू बेरिंग और मैग्नेटिक बेरिंग के बीच के जो डिफरेंस होता है उसे मैंने बोल दिया था डेक्लिनेशन। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन हमेशा फ्रेम होते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको याद में रखना है कि डेक्लिनेशन क्या होता है। तो डेक्लिनेशन आपका होता है ट्रू बेरिंग और मैग्नेटिक बेरिंग के बीच का डिफरेंस। यानी कि अगर मैं इतने पॉइंट की बात करूं तो यही आपका क्या हो जाता है? डेक्लिनेशन हो जाता है। तो डेक्लिनेशन के बाद हमने देखा था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो जो आपकी ट्रू बेरिंग होती है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती है, लेकिन जो आपकी मैग्नेटिक बेरिंग होती है वो टाइम के साथ चेंज हो जाती है, क्योंकि जो ट्रू बेरिंग है वो हमेशा फिक्स रहेगी। लेकिन मैग्नेटिक बेरिंग जो है वो डिपेंड करती है अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के ऊपर, तो जिसकी वजह से वो टाइम के साथ क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। तो हम प्रेफर किसको करते हैं? प्रेफर हम करते हैं ट्रू बेरिंग को, क्योंकि वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती है। और मैग्नेटिक बेरिंग को हम उतना ज्यादा प्रेफर नहीं करते। अगर हमारा स्मॉल एरिया होता है तो उसके लिए हम मैग्नेटिक बेरिंग को प्रेफर करते हैं। जो हमारा लार्ज एरिया होता है उसके लिए हम ट्रू बेरिंग को मेजर या प्रेफर कर लेते हैं। एंगल और बेरिंग के बीच में रिस्पेक्ट डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि एंगल क्या होता है, बेरिंग क्या होती है। बेरिंग आपके एक फिक्स डिफरेंस से होती है, एंगल आपका कहीं से भी आप मेजर कर सक रहे थे। फिर हमने एंगल ऑफ डिप के बारे में बात किया था। जो आपकी मैग्नेटिक लाइन की फोर्सेस अर्थ के सरफेस के साथ जो एंगल बनाती हैं उसे मैंने एंगल ऑफ डिप बोला था। इक्वेटर पे 0 होता है और पोल पे आपका 90 डिग्री होता है। इक्वेटर पे आपका 0 होता है और पोल पे आपका 90 डिग्री होता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद में रखना था। एक पॉइंट और बताया था, साउथ ज्योग्राफिक से लेके नॉर्थ ज्योग्राफिक जाती है और नॉर्थ मैग्नेटिक से साउथ मैग्नेटिक की तरफ जाती है आपकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है। उसके बाद मैंने बात की थी आइसोगोनिक और एगोनिक लाइन के बारे में। तो अगर मैं आइसोगोनिक लाइन के बारे में बात करूं तो ऐसे लाइन जो सेम डिक्लिनेशन को ज्वाइन कर रही हो, सेम डिक्लिनेशन को जो ज्वाइन कर रही हो उसको मैं क्या बोल रहा था? आइसोगोनिक लाइन। सेम, यहाँ पे सेम और आइसो मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था। तो सेम
डिक्लिनेशन या एक ही जैसे डिक्लिनेशन को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसे मैंने आइसोगोनिक लाइन बोला था। लेकिन अगर कोई ऐसी लाइन है जो कोई भी डिक्लिनेशन ना हो, जहां पे सीधी सीधी लाइन हो, तो उसे मैंने एगोनिक लाइन बोला था, जहां पे डिक्लिनेशन ना हो। डिक्लिनेशन का मतलब क्या है कि ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ के बीच में अगर कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये कन्वर्ज होकर एक ही पॉइंट पे आ गए हैं, सॉरी आपका ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये कन्वर्ज होकर एक ही पॉइंट पे आ गए हैं, तो यानी कि उनका डिक्लिनेशन क्या है, 0 है। तो अगर मैं बात करूंगा एगोनिक लाइन में, तो एगोनिक लाइन में जो आपका ट्रू नॉर्थ है और जो ट्रू साउथ है, उनके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है, वो एक ही लाइन पे आ गए हैं, इसलिए मैंने इसको क्या बोल दिया है, एगोनिक लाइन बोल दिया है। तो यहां पे आपको याद रखना था 0 डिक्लिनेशन। इसके बाद मैंने आपको मैग्नेटिक डिक्लिनेशन के बारे में बात की थी, तो एक बार हम फिर से देखते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, और इसके बाद के जो पॉइंट है उनके बारे में फिर हम आगे बात करेंगे। तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि कैसे निकाल सकते हैं आप मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ट्रू बेरिंग के रिस्पेक्ट में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, मैग्नेटिक बेरिंग प्लस माइनस थीटा। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला था। तो यहाँ पे ट्रू बेरिंग में से अगर आप मैग्नेटिक बेरिंग, और उसमें देखिए यहां से भी आप समझ सकते हैं फॉर्मूले को, अगर मुझे ट्रू बेरिंग चाहिए, ठीक है, मान लीजिए ये मेरी ट्रू बेरिंग है, तो मैं क्या करूंगा, मैग्नेटिक बेरिंग में से अगर मैं इस डिक्लिनेशन को माइनस कर दूंगा, देखिए देखिए यहां पे मेरी मान लीजिए ये ट्रू बेरिंग है, ये मेरी ट्रू बेरिंग है, और यहां पे मेरी ठीक है, ये मेरी ट्रू बेरिंग है, ये मेरी लाइन ए ओ, और ये मेरी मैग्नेटिक बेरिंग है। ठीक है, ये मेरी मैग्नेटिक बेरिंग है और ये मेरी ट्रू बेरिंग है। तो अगर मेरे को ट्रू बेरिंग चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैग्नेटिक बेरिंग में से अगर मैं ये थीटा को माइनस कर दूं, मैग्नेटिक बेरिंग ये है मेरी पूरी, ठीक है, और इसमें से अगर मैं थीटा को माइनस कर दूं, इतने पार्ट को माइनस कर दूं, तो मुझे इतना पार्ट मिल जाएगा, तो मैग्नेटिक बेरिंग माइनस थीटा। लेकिन अगर ये लाइन मेरी जो अभी मैंने कहां पे ली है अपनी मैग्नेटिक बेरिंग, वेस्ट में ली है, अगर मैं इसी को ईस्ट पे लूंगा, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैग्नेटिक बेरिंग में प्लस करना पड़ेगा किसको, थीटा को, क्योंकि मैग्नेटिक बेरिंग मेरी यहां तक है। ठीक है, अब मैं इसमें इतना पार्ट और प्लस करूंगा तब जाके मुझे ट्रू बेरिंग मिलेगी। तो ये मेरा फॉर्मूला सिंपल था, अगर मुझे ट्रू बेरिंग निकालना है तो मैग्नेटिक बेरिंग प्लस माइनस थीटा करना होगा। तो ये मेरे आपको फॉर्मूला बताया था, यह काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक, उसके बाद मैंने आपको एक चीज और बताई थी यहाँ पे कि जब भी आपको डिक्लिनेशन निकालना है तो सबसे पहले आपको ट्रू बेरिंग के रिस्पेक्ट में ही फॉर्मूला लिखना है, ट्रू बेरिंग इक्वल्स टू मैग्नेटिक बेरिंग प्लस माइनस थीटा, आपको ऐसे ही लिख लेना है। अगर आपको क्वेश्चन में थीटा गिवन है, अगर आपको क्वेश्चन में थीटा गिवन है तो पहले आपको यह चेक करना है कि थीटा आपको पॉजिटिव दिया हुआ है या नेगेटिव दिया हुआ है। अगर आपको ईस्ट में दिया हुआ है थीटा, यानी कि आपको जो डिक्लिनेशन है वो ईस्ट में दी हुई है, तो थीटा आपका पॉजिटिव हो जाएगा, या अगर आपको डिक्लिनेशन वेस्ट में दी है तो थीटा आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो पहले आपको ये देखना है कि आपका डिक्लिनेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव को सिलेक्ट करना होगा, फिर हिसाब से आप ट्रू बेरिंग और मैग्नेटिक बेरिंग को निकाल पाओगे। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखना, ईस्ट में पॉजिटिव होता है, वेस्ट में नेगेटिव होता है। इसके पहले वाले जो सेशन था उसमें मैंने काफी डिटेल में आपको ये चीजें बताई थी, तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होंगी। चलिए, अब आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डेजिग्नेशन ऑफ बेरिंग। ठीक है, अगर मैं डेजिग्नेशन ऑफ बेरिंग की बात करूं तो डेजिग्नेशन ऑफ बेरिंग हम दो तरीके से करते हैं। एक होता है हमारा होल सर्कल बेरिंग। डेजिग्नेशन यानी किस तरीके से आप अपनी बेरिंग को दिखा सकते हो, अपनी बेरिंग को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके हैं हमारे पास, तो दो तरीके हैं। एक है हमारा होल सर्कल बेरिंग जहां पे हम टोटल पूरा एंगल बताते हैं, और दूसरा मेरा होता है मैग्नेटिक बेरिंग इन विच आई एम ओनली जस्ट टेलिंग द डायरेक्शन, और उस डायरेक्शन के पास का जो एंगल होता है वो तो समझेंगे डिटेल में इसको। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं होल सर्कल बेरिंग के बारे में। तो होल सर्कल बेरिंग जो चलती है मेरी वो 0 से 360। अगर मैं अपनी बेरिंग को इस डेजिग्नेशन में दिखा रहा हूं WCB में, यानी कि होल सर्कल में, कई बार इसको अजीमथ भी बोल देते हैं। तो जब भी हमारा रेफरेंस नॉर्थ होता है, जब भी हमारा कहीं पे भी रेफरेंस नॉर्थ होता है, तो इस नॉर्थ से अगर हम रेफरेंस ले रहे हैं तो उसको मैं क्या बोल देता हूं, अजीमथ बोल देता हूं। तो यहां पे भी मेरा रेफरेंस कहां पे है, नॉर्थ में है। जो भी मैं बेरिंग बताऊंगा वो नॉर्थ के रिस्पेक्ट में बताऊंगा, तो इसलिए मैं इसे क्या बोल रहा हूं, होल सर्कल बेरिंग या अजीमथ बोल रहा हूं। अब इसको समझते हैं हम आराम से। ठीक है, इसको मैं समझते हैं हम आराम से। मान लीजिए ये आपकी A B C D। ठीक है, तो ये मैंने पहला एंगल यहां से बताया,
ठीक, मान लीजिए 45 था। फिर दूसरा एंगल भी मैंने यहां से बताया, ये वाला एंगल है वो भी मैंने यहां से बताया, तीसरा एंगल भी मैंने यहां से बताया, और जो चौथा एंगल है वो भी मैंने यहीं से बताया। तो जितने भी एंगल मैं बता रहा हूं सब कहां से बता रहा हूं, नॉर्थ से बता रहा हूं। जो भी मैं रेफरेंस ले रहा हूं अपना नॉर्थ से ले रहा हूं। तो अगर मैं रेफरेंस जो है वो नॉर्थ से ले रहा हूं तो वो मेरी होल सर्कल बेयरिंग हो जाती है। अगर मैं रेफरेंस जो है वो नॉर्थ से ले रहा हूं किसी भी लाइन का, किसी भी एंगल का, देखिए सर्वे हम करेंगे तो लाइन खींचनी पड़ेंगे हमें, है ना, उन लाइन का हमें एंगल बताना पड़ेगा। अगर वो एंगल बताने के लिए मैं नॉर्थ को रेफरेंस ले रहा हूं हमेशा, तो वो मेरा हो जाता है होल सर्कल बेयरिंग। तो मेरा क्या हो जाता है, वो होल सर्कल बेयरिंग। अब यहाँ पे आपका ये पहला क्वाड्रेंट, सर्वे में थोड़ा क्वाड्रेंट उल्टे चलते हैं, है ना। सर्वे के जो क्वाड्रेंट है वो आपके मैथमेटिक्स के क्वाड्रेंट जैसे नहीं होते। पहले आपका यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, यहाँ पे सेकंड होगा, यहाँ पे थर्ड होगा और यहाँ पे फोर्थ होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा कितना होता है, 0 से 90, सेकंड में 90 टू 180, थर्ड में 180 टू 270 और फोर्थ में 270 टू 360। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में, अगर आपको कई बार क्वेश्चन में फर्स्ट क्वाड्रेंट दे देगा तो आपको पता होना चाहिए कि थीटा जो होगा वो आपका 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा। अगर आपको क्वेश्चन में बोल दिया है कि आपका जो बेयरिंग है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो यहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि जो आपका थीटा है वो 90 से 180 डिग्री के बीच में है। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि जो आपकी बेयरिंग है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थीटा आपका 180 टू 270 डिग्री के बीच होगा। और अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि थीटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आपकी बेयरिंग होगी वो 270 से 360 के बीच होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको पता होना चाहिए। तो ये आप बस ये याद रखना कि क्वाड्रेंट यहाँ पे कैसे चलते हैं, हमारे क्लॉकवाइज चलते हैं, फर्स्ट देन सेकंड देन थर्ड देन फोर्थ। तो इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारे क्वाड्रेंट जो होते हैं वो इंक्रीज होते चले जाते हैं। और हमारा एंगल भी उस हिसाब से आप देख सकते हो, पहले 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270 और 270 से 360। ठीक है, तो जब भी बेयरिंग को हम नॉर्थ से मेजर करते हैं उसे मैं क्या बोल देता हूं, होल सर्कल बेयरिंग बोल देता हूं। सेकंड, इसके बाद मेरा आता है रिड्यूस बेयरिंग। रिड्यूस बेयरिंग में क्या होता है कि मैं नॉर्थ से भी मेजर करता हूं और साउथ से भी मेजर कर लेता हूं। वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कहां से मेजर करना चाह रहा हूं। देखिए, जैसे मुझे पहुंचना है यहां पे, तो एक तरीका है कि मैं यहां से चलते हुए यहां पे आऊं, जो कि बड़ा तरीका है। ठीक है, मेरी ये लाइन है, ठीक है, यहां पे एक लाइन है और एक यहां पे लाइन है। तो अब मुझे पहले मैं OA को देखता हूं, तो OA के लिए मेरा छोटा रास्ता तो यही है, तो सेम हो जाएगा। यानी पहले क्वाड्रेंट में मेरी होल सर्कल बेयरिंग और क्वाड्रेंट बेयरिंग सेम होगी। सेकंड, मेरे पास तरीका है कि मैं होल सर्कल बेयरिंग से यहां तक आऊं, नॉर्थ से। और दूसरा मेरे पास रास्ता है कि मैं छोटा रास्ता अपना के यहां से यहां चला जाऊं। तो यहां से यहां जब जा रहा हूं, ये मान लीजिए B है, तो ये यहां से यहां जा रहा हूं तो मुझे कम चलना पड़ रहा है, यहां से यहां जा रहा हूं तो मुझे ज्यादा बड़ा एंगल मेजर करना पड़ रहा है। तो अगर मैं यहां से चल के यहां तक आता था तो इसको मैं WC भी बोलता था, लेकिन अब मेरे पास दूसरा रास्ता है कि मैं छोटा रास्ता अपनाऊं। तो ये छोटा रास्ता अगर मैं अपना रहा हूं तो ये मेरा क्या होता है, रिड्यूस बेयरिंग होता है। ये मेरा क्या हो जाता है, रिड्यूस बेयरिंग हो जाता है। अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ एंगल मेजर कर रहा था तो मेरा वो होल सर्कल बेयरिंग था, लेकिन अब मैं विथ रिस्पेक्ट टू साउथ भी मेजर करूंगा, जो भी मुझे पास पड़ेगा मैं उसको मेजर करूंगा। तो मेरा जो एंगल होगा, उस जो बेयरिंग होगी उसे मैं क्या बोलूंगा, क्वाड्रेंट बेयरिंग या रिड्यूस बेयरिंग भी बोलूंगा। अब क्वाड्रेंट बेयरिंग नाम से क्या समझ में आ रहा है, क्वाड्रेंट। और एक क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं, एक क्वाड्रेंट की बात करूं तो वो कितना होता है, 90 डिग्री से ज्यादा नहीं होता। ये भी आपका 90 डिग्री से ज्यादा नहीं होगा। तो जो आपका क्वाड्रेंट बेयरिंग भी इसलिए बोलता हूं क्योंकि इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 से लेके 90 डिग्री के ही बीच वेरी करेगी। अगर मैं इधर से इसको नापूंगा तो वो 0 से 90 के बीच में ही होगा। अगर मैं इसको इधर से भी नापूंगा तो वो 0 से 90 के बीच में ही होगा। इसको इधर नापूंगा तो मतलब इस लाइन के इसके अंदर ही है, तो यहाँ पे जो आएगा एंगल वो 90 से तो कम ही आएगा। अगर यहाँ पे भी होगा तो वो 90 से कम ही आएगा। मैक्सिमम यहाँ हो सकता है तो वो 90 के बराबर आ जाएगा, है ना। तो अगर मैं यहाँ से एंगल को नापता हूं तो वो 0 से 90 के बीच में ही होता है, किसमें, क्वाड्रेंट बेयरिंग में। लेकिन पहले अगर क्वाड्रेंट होगा तो होल सर्कल बेयरिंग, यहां पे आप एक पॉइंट लिख सकते हो, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट WCB इक्वल्स टू RB। जो पहला क्वाड्रेंट होता है उसमें जो होल सर्कल बेयरिंग होती है और रिड्यूस बेयरिंग होती है वो बराबर होता है। ठीक है, चलिए अब डिनोट कैसे करेंगे। वहां पे तो मैंने कैसे लिख देता था, वहां पे 170 डिग्री होता तो 170 डिग्री लिख देता था मैं। यहां पे अगर मेरा 180 डिग्री होगा या 185 डिग्री होगा तो 185 लिख देता था, 290 लिख सकता था, ठीक है, 0 लिख सकता था, 45 लिख सकता था। तो यहाँ पे जितना एंगल आ रहा था नॉर्थ से मैं पूरा डिनोट कर देता था। पर रिड्यूस बेयरिंग में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री से ज्यादा नहीं होगा। तो अगर 90 डिग्री से ज्यादा नहीं है
तो मुझे बताना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन से हम आ रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे θ1 की बात करूं तो मुझे यहाँ बताना पड़ेगा कि नॉर्थ θ1 ईस्ट, नॉर्थ θ1 ईस्ट। अगर मैं साउथ से जा रहा हूं तो साउथ θ2 ईस्ट, साउथ θ2 ईस्ट। अगर मैं इधर हूं तो साउथ थीटा, ये मैंने 4 लिया है, ठीक है, साउथ θ4 वेस्ट, और ये मैंने 2 लिया है तो साउथ θ2 वेस्ट। तो यहाँ पे मैंने इसको क्या लिया, 3 लिया है, यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। तो साउथ θ3 ईस्ट। तो मेरा जो पाथ है उसको बताया मैंने, तो यहाँ पे मेरा साउथ θ3 ईस्ट हो जाएगा। तो पहले हमेशा हम नॉर्थ साउथ को डिनोट करते हैं, उसके बाद ईस्ट और वेस्ट को डिनोट करते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि पहले नॉर्थ और साउथ को डिनोट करिएगा और फिर ईस्ट और वेस्ट को डिनोट करिएगा, तभी आपका जो ऑप्शन है आंसर तभी सही आएगा। कई बार क्वेश्चन में ऐसा दे देता है। तो इन दोनों में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। कभी भी ईस्ट को हम पहले नहीं दिखाएंगे, पहले हम नॉर्थ या साउथ को ही दिखाएंगे। और अगर आपका यहाँ पे नॉर्थ है और क्या है, ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा एंगल, और एंगल कितना है, θ1। तो मान लीजिए एंगल 45 है, अगर एंगल 45 है तो मैं इसको लिखूंगा नॉर्थ 45 ईस्ट। मान लीजिए ये जो एंगल है ये भी 45 है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, साउथ 45 ईस्ट। ये मान लीजिए कितना है, ये 60 डिग्री है, तो यहाँ पे लिखूंगा साउथ 60 डिग्री ईस्ट, ठीक है। और मान लीजिए ये हमारा कितना है, ये 70 डिग्री है, तो यहाँ पे लिखूंगा नॉर्थ 70 डिग्री वेस्ट, ये ईस्ट होगा। हाँ, ये वेस्ट होगा और ये वाला भी हमारा वेस्ट होगा। तो जिस डायरेक्शन में वो हमको डिनोट करना होता है। तो जो हमारा रिड्यूस बेयरिंग होती है, जो क्वाड्रेंट बेयरिंग होती है, उसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है। समझ में आया होगा आपको डिफरेंस क्या होता है हमारा होल सर्कल बेयरिंग और रिड्यूस बेयरिंग में। तो ये पॉइंट भी आपका क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां से भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है कि अगर मेरे को 45 डिग्री WCB में है तो ये RB में कितना होगा, ये RB में कितना होगा, इतना ही होगा। तो RB में भी ये कितना ही हो जाएगा, 45 डिग्री ही होगा, ठीक है। सेकंड देखते हैं, ये हमने इजी ले लिया क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन था इसलिए इजी ले लिया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अगर मेरा WCB जो है वो कितना है, 135 डिग्री है, तो RB में कितना होगा, तो RB में आपका कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। और ये अगर आपने ऐसे लिखा तो ये हो जाएगा गलत। क्यों हो गया गलत, क्योंकि RB में हमको डायरेक्शन भी दिखानी पड़ेगी। तो आप अगर 135 डिग्री बनाओगे तो वो यहाँ कहीं पे आएगा। तो यहाँ पे आपका साउथ है, यहाँ पे आपका ईस्ट है, तो RB आपका क्या हो जाएगा, साउथ 45 डिग्री ईस्ट। तो ये अब आपका सही होगा कि आपको क्या बताना पड़ेगा, साउथ और ईस्ट भी बताना पड़ेगा, साथ में जो एंगल है यहाँ से, सॉरी यहाँ से नहीं, एंगल जो है यहाँ से, ये भी आपको बताना पड़ेगा। कोई लाइन मान लीजिए यहाँ पे है, मान लीजिए यहाँ पे 270 डिग्री पे है, नॉट 270, 250 डिग्री पे है। आपका WCB जो है, WCB जो है वो 250 डिग्री है, आपको RB बताना है। तो RB क्या हो जाएगा, यहां पे होगी कहीं 250 डिग्री, क्योंकि ये 180 है और ये 270 है, तो इसके बीच में ही आपका 250 होगा। तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे साउथ है और यहाँ पे वेस्ट है, तो पहले आप लिखो साउथ, 180 में से इसको माइनस कर दो 250 को, ये टोटल 180 है, तो 180 में से 250 को आप माइनस करोगे तो 70 बचेगा, तो साउथ 70 वेस्ट, साउथ 70 वेस्ट आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो इस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं। समझ में आ गया होगा आपको कैसे आप कन्वर्ट करोगे। जो भी आपको एंगल दिया है WCB में, उसको पहले आप यहाँ जहां पे भी आपका आ रहा है उसको आप बना लो, और जिस भी एंगल पे आ रहा है 180 में से माइनस करोगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। अगर आप 270 में से, सॉरी देखिए इसको समझते हैं हम, अभी मैं आगे आपको फिर से समझाऊंगा किस तरीके से, चलिए उसी में समझते हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, अगर आपका WCB है और उसको आपको QB में कन्वर्ट करना है, तो पहले क्वाड्रेंट में तो जो WCB होता है वही QB होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए एंगल यहाँ पे कहीं है तो ये आपका नॉर्थ से भी यही एंगल होगा, और अगर आप QB में लिखेंगे तो भी वहीं जाएंगे और WCB में जाएंगे तो भी वहीं जाएंगे। तो पहले क्वाड्रेंट में तो कोई भी दिक्कत नहीं होती है। सेकेंडली हम बात करते हैं किसके बारे में, आप सेकेंडली हम बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि आपकी जो एंगल है वो यहाँ कहीं है, ठीक है। एंगल जो है अब आपकी यहाँ पे है। तो अगर मैं QB में बात करूं, पहले मैं बात करता हूं WCB में, तो WCB में तो मैं सीधे यहां से चला आऊंगा, WCB में तो मेरा 90 से 180 के बीच होगा वो, ठीक है। लेकिन अगर मैं QB की बात करूं तो QB में क्या होगा, 180 में से ये जो आपका 180 है, इसमें अगर मैं इतना WCB, चलिए इसको समझते हैं,
क्वाड्रेंट 1 क्वाड्रेंट 2 को अलग अलग समझते हैं। क्वाड्रेंट अगर 1 में है, हम कन्वर्जन किस में कर रहे हैं, WCB से मैं QB में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये आपका क्वाड्रेंट 1। तो ये आपका क्या हो जाएगा WCB, और यही आपका क्या हो जाएगा QB। तो क्वाड्रेंट 1 में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, सेम रहेगा, WCB इक्वल्स टू QB रहेगा, तो यहां पे हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वाड्रेंट 2 के बारे में। अब यहां पे हम, ठीक है, तो अगर मैं WCB निकालूंगा तो मुझे यहां से यहां चलना होगा, तो ये कितना होगा, ये आपका 90 डिग्री है और ये आपका 180 डिग्री है, ये अगर मैंने 0 लिया है, और ये आपका 270, और फिर घूम के जाएंगे तो ये 360 भी यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा जो WCB होगा वो 90 से लेके 180 डिग्री के बीच होगा। अगर सेकंड क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है अगर, तो 0 to 90, 0 to 90 होगा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो। लेकिन अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो वो 90 to 180 के बीच होगा। तो WCB मेरा 90 to 180 के बीच होगा। तो अगर मैं क्वाड्रेंट 2 की बात कर रहा हूं, तो यहां पे मेरा जो एंगल होगा वो यहां पे होगा कहीं, ठीक है। तो यहां पे जो एंगल होगा, अगर WCB की बात करूंगा तो 90 to 180 होगा। अब मुझे निकालना है QB। WCB तो आपको समझ में आ गया होगा, अब मुझे क्या निकालना है, QB, ठीक है। QB मेरा यहां से होगा, QB जो होगा मेरा वो कहां से होगा, साउथ से होगा। तो पहले तो मुझे ये समझ में आ गया कि अगर मैं QB लिखूंगा तो मेरा साउथ होगा और ईस्ट होगा। अब बीच में मुझे एंगल निकालना है, तो मैं क्या कर सकता हूं कि 180 में से WCB को माइनस कर सकता हूं। तो QB क्या आ जाएगा मेरा, QB क्या आ जाएगा मेरा, अगर मैं WCB में से माइनस कर देता हूं, सॉरी WCB में से नहीं, 180 में से माइनस कर देता हूं WCB को, तो मुझे क्या मिल जाएगा, QB मिल जाएगा। ये मेरा क्या है, WCB है, और ये मेरा 180 है। तो ये पूरे 180 में से अगर मैं इतना पार्ट माइनस कर दूंगा तो मुझे ये वाला पार्ट मिल जाएगा। समझ गए आप, इतने पूरे पार्ट में से, सॉरी नॉट इतने पूरे पार्ट, हाँ इतने पूरे पार्ट में से इतना पार्ट में अगर माइनस कर दूंगा तो मुझे ये वाला पार्ट मिल जाएगा, ये वाला है ना। तो मुझे यही वाला पार्ट चाहिए था, तो वही मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है। ये मैंने क्या किया, 180 में से WCB को माइनस कर दिया। अगर अब मैं यहाँ पे हूं तो मैं 180 में इतना पार्ट अगर प्लस कर रहा था तो मुझे WCB मिल रहा था, ठीक है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, QB चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा WCB था, WCB मेरा यहां से यहां तक था, उसमें से मैं इतना पार्ट माइनस कर दूंगा तो मुझे ये वाला पार्ट मिल जाएगा। अल्टीमेटली जब भी मैं QB निकाल रहा हूं तो मुझे ये वाले पार्ट चाहिए रहते हैं, है ना। तो नॉर्मल आपका एप्टीट्यूड वाला पार्ट हो गया ये तो पूरा, कि अगर इतना चाहिए तो वो तो दोनों के लिए सेम है, इतना चाहिए तो आप क्या करो, इतने में से, पूरे इतने में से 180 में से इतना पार्ट माइनस कर दो। अगर आपको ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट आपके पास है और ये वाला पार्ट चाहिए आपको, तो इतना माइनस कर दो 180 डिग्री, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, सिंपल है। आपको सिर्फ ये वाले पार्ट चाहिए। अब आप खुद दिमाग लगाइए कि कैसे निकाल सकते हो आप। अगर इतने में, ये पूरे में से मैं इतना पार्ट माइनस कर दूं, इतने पूरे में से अगर मैं इतना पार्ट माइनस कर दूं तो ये वाला पार्ट मिल जाएगा। इतने पूरे में से मैं इतना पार्ट माइनस कर दूं तो ये वाला पार्ट मिल जाएगा। फिर लास्ट वाला क्या हो जाएगा, इतने पूरे में ये भी जो आपका WCB है उसमें मैं अगर 360 डिग्री माइनस कर दूं तो मुझे ये वाला पार्ट मिल जाएगा। तो वही मेरा लास्ट हो जाएगा, कि अगर मैंने लास्ट वाले पार्ट में हूं, यानी यहां पे हूं, तो मेरा जो WCB है उसमें से अगर 360 में से मैं WCB को माइनस कर दूंगा तो मुझे ये वाला पार्ट मिल जाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं इजी था कॉन्सेप्ट, है ना। तो आपका जो WCB है वो तो 0 से 360 डिग्री के बीच कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं किसके बारे में, QB के बारे में, तो वो आपको दिखाना पड़ेगा साउथ में है, नॉर्थ में है, ईस्ट में है कि वेस्ट में है, और वो हमेशा 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में ही होगा। तो ये पॉइंट आपको बता दिए मैंने। उसके अलावा आपको किस तरीके से कैलकुलेट करना है वो भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं।
फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग की अगर मैं बात करूं तो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज बीइंग फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशंस। तो यू शुड know how to solve these types of problems. First of all, if we talk about the forebearing, the bearing of the line in the direction of progress of the survey, the bearing of the line in the direction of progress of the survey, that means जिस डायरेक्शन में आपका सर्वे चल रहा है अगर उसी डायरेक्शन पे आप बेयरिंग को मेजर कर रहे हो तो उसे आप बोल दोगे फोर बेयरिंग। अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन पे आप बेयरिंग को मेजर कर रहे हो तो उसे मैं बोल देता हूं बैक बेयरिंग। द बेयरिंग ऑफ लाइन इन डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ सर्वे, जिस डायरेक्शन में सर्वे चल रहा है उसी डायरेक्शन में अगर मैं एंगल्स को मेजर कर रहा हूं, बेयरिंग को, है ना, एंगल नहीं बेयरिंग, है ना, जहां भी मैं एंगल बोल रहा हूं आप समझ जाइए बेयरिंग की बात कर रहा हूं। तो जिस भी डायरेक्शन में आपका सर्वे चल रहा है अगर उस डायरेक्शन में आप बेयरिंग को मेजर कर रहे हो तो वो आपका हो जाएगा क्या, फोर बेयरिंग। उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप बेयरिंग को मेजर कर रहे हो तो उसे मैं क्या बोल दूंगा, बैक बेयरिंग। ठीक है, चलिए अब इसको, ये तो हो गया हमारा थ्योरेटिकल पार्ट। अब इसको हम समझते हैं हमारे प्रैक्टिकल से। ये आपका सर्वे लाइन है, ठीक है, तो यहां से आपने रेफरेंस लिया, ये आपका ट्रू नॉर्थ, ट्रू साउथ या मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ, डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या मेरिडियन ले रहे हो। तो उससे आपने आगे जो एंगल मेजर किया जिस डायरेक्शन में आपका सर्वे चल रहा था तो इसको मैंने बोला अल्फा। ये अल्फा ही आपका क्या है, अल्फा ही आपका यहां पे फोर बेयरिंग है। ठीक, ये आपका सर्वे चल रहा है तो यहां नॉर्थ से अगर मैंने पीछे वाली लाइन का एंगल मेजर किया यानी कि बीटा, तो बीटा यहां पे आपका क्या है, बैक बेयरिंग है। समझे, देखिए ये मेरा सर्वे जा रहा है, ठीक है, ये मैंने लाइन मेजर की एक, ये मेरा नॉर्थ है और यहां से मैंने दूसरी लाइन बनाई, ये हो गया मेरा लाइन। तो ये मेरा नॉर्थ है, ये मेरा साउथ है, ये मेरा नॉर्थ है, ये मेरा साउथ है। तो आगे के डायरेक्शन में सर्वे इस डायरेक्शन में प्रोग्रेस कर रहा है तो मैंने अगर एंगल आगे की डायरेक्शन में मेजर किया तो ये मेरा अल्फा यानी कि फोर बेयरिंग होता है। अगर मैंने यहां नॉर्थ से पीछे वाली लाइन को मेजर किया तो ये मेरा बीटा यानी कि बैक बेयरिंग होता है। तो अल्फा मेरा हो गया फोर बेयरिंग और बीटा मेरा हो गया बैक बेयरिंग। ठीक है, तो ये मेरा फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग हो गया। समझ गए होंगे आप कि फोर बेयरिंग क्या होगा आपका, इन डायरेक्शन ऑफ सर्वे, एंगल मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ सर्वे इज फोर बेयरिंग, और एंगल मेजर्ड प्रीवियस टू द डायरेक्शन मतलब उल्टे डायरेक्शन में अगर हम मेजर कर रहे हैं तो वो हम क्या बोल देते हैं, बैक बेयरिंग। ठीक, तो यहां पे मैंने जो आपको लाइन दिखाई पी क्यू, यहां जो मैंने लाइन दिखाई आपको पी क्यू, पी क्यू आपका अल्फा था और क्यूपी आपका बीटा था। ठीक है, देखिए अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आप पी से क्यू की तरफ जा रहे हैं तो अल्फा आपकी क्या हो जाएगी, फोर बेयरिंग हो जाएगी और बीटा आपकी बेयरिंग बैक बेयरिंग हो जाएगी। लेकिन आपका डायरेक्शन ऑफ सर्वे आपने चेंज कर दिया, आप इधर से इधर की तरफ आ रहे हैं। पहले आप अगर इधर से जा रहे थे इधर की तरफ तो अल्फा आपका फोर बेयरिंग था और बीटा आपका बैक बेयरिंग था। लेकिन आप अगर अपोजिट आ रहे हैं, उल्टी तरफ अगर आप आ रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो अल्फा है वो बैक बेयरिंग हो जाएगा, क्योंकि अब आपका डायरेक्शन ऑफ सर्वे ऐसा है। तो आप जो नॉर्थ से मेजर कर रहे हो तो ये आपका अल्फा हो जाएगा और ये आपका सर्वे इधर जा रहा है। अब नॉर्थ से आप पीछे वाली लाइन को मेजर कर रहे हो तो वो आपका बैक बेयरिंग हो जाएगा। क्या बोल रहा हूं मैं कि फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग डिपेंड करता है कि आप कहां से कहां जा रहे हैं। ये आपका पी पॉइंट है, ये आपका क्यू पॉइंट है, ये आपका पी पॉइंट है, ये आपका क्यू पॉइंट है। तो अगर आप सीधे जा रहे हो, पी से क्यू की तरफ जा रहे हो तो आगे वाली लाइन आपकी ये हो जाएगी। मैं यहां से ऐसे चल रहा हूं तो मेरी आगे वाली लाइन ये हो जाएगी, तो ये मेरा अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर मुझे पीछे वाली लाइन को पता करना है तो ये मेरी पीछे हो जाएगी। अगर मैं ऐसे जा रहा हूं सीधे और मुझे पीछे आना है तो मुझे यहां आना पड़ेगा, तो ये मेरा बीटा हो जाएगा। पर अब मेरा मन हुआ कि अब मैं इधर से नहीं जा रहा इधर से मैंने अब नहीं करना मुझे सर्वे, अब मुझे सर्वे करना है क्यू से पी। तो पहले जो मैं पी से क्यू सर्वे कर रहा था अब मुझे क्यू से पी करना है। अब मैं ऐसे आना चाहता हूं, ठीक है। तो अब मुझे देखिए अगर मैं नॉर्थ से मेजर कर रहा हूं यहां पे तो ये जो मेरा पहले बैक बेयरिंग था वो मेरा फोर बेयरिंग बन गया। और अब जो यहां पे मुझे पीछे वाली लाइन को देखना है तो ये मेरी पीछे वाली लाइन, तो मेरा जो फोर बेयरिंग था वो मेरी बैक बेयरिंग बन गई। तो मेरा डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है कि मैं किधर पे जा रहा हूं, उस पर डिपेंड करेगा कि मेरा क्या बैक बेयरिंग होगा और क्या मेरा फोर बेयरिंग होगा। अगर पी से क्यू जा रहा हूं तो ये मेरा अल्फा होगा, ये मेरा बीटा होगा। अगर क्यू से पी जा रहा हूं तो ये मेरा अल्फा होगा और ये मेरा बीटा होगा। तो ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक, चलिए, तो ये दो पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट भी आपको समझ में आ जाएगा कि जब भी मैं होल सर्कल बेयरिंग की बात करता हूं तो वो क्या होगा, फोर बेयरिंग इक्वल्स टू बैक बेयरिंग इक्वल्स टू फोर बेयरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। समझते हैं कैसे, क्या निकालना है मुझे, अल्फा। अल्फा मेरा क्या है, फोर बेयरिंग।
ठीक है, अल्फा मेरा क्या है, 4 बेरिंग, मुझे निकालना है बैक बेरिंग, मुझे निकालना है बीटा जो कि मेरा क्या है, बैक बेरिंग। तो मैं क्या कर सकता हूं, ये आप देखिए, अगर मुझे ये अल्फा चाहिए तो यहां पे देखिए अल्टरनेट अपोजिट एंगल है, ये मेरा अल्फा है और ये मेरा बीटा है। तो अगर ये मैं इतना पार्ट देखूं बस, तो ये मेरा अल्फा है तो ये भी क्या होगा, अल्फा होगा, ये मेरा अल्फा है तो ये क्या हो गया, मेरा अल्टरनेट एंगल, तो अल्टरनेट एंगल मेरा ये भी अल्फा होगा, अगर ये अल्फा है तो ये दोनों अल्फा होंगे। अब इतना पार्ट कितना है, 180 डिग्री, इतना पार्ट कितना है, 180 डिग्री। तो मैं यह क्या लिख सकता हूं कि मेरा जो बैक बेरिंग होगा वो 4 बेरिंग प्लस 180 डिग्री होगा, लिख सकता हूं मैं। अगर यहीं पे उल्टा जा रहा होता, मैं Q से B जा रहा होता तो मेरा क्या हो जाता, 4 बेरिंग, देखिए अब ये हो गया, ये मैं P से Q की तरफ जा रहा था, अब मैं Q से P की तरफ जा रहा हूं तो मेरा अल्फा ये है, अब ये मेरा अल्फा है और ये मेरा बीटा है, तो फिर ये दोनों इतना पार्ट तो बराबर होगा। तो अगर मैं, मेरे को अब क्या चाहिए, मुझे बैक बेरिंग चाहिए, तो अगर मैं इतने पार्ट में से ये जो मेरा 4 बेरिंग है इसमें से 180 माइनस कर दूं तो मेरे को बैक बेरिंग मिल जाएगा। तो बैक बेरिंग क्या हो जाएगा मेरा, 4 बेरिंग माइनस 180 डिग्री, 4 बेरिंग माइनस 180 डिग्री। तो मुझे यहां से एक जनरलाइज इक्वेशन मिल गई बैक बेरिंग निकालने की, वो क्या मिल गई, बैक बेरिंग इक्वल्स टू 4 बेरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। अगर P से Q जा रहा होगा तो प्लस होगा, Q से P जा रहा होगा तो माइनस होगा। ठीक है, पहले तो आप ये समझो। दूसरा और तरीका क्या है, अगर 4 बेरिंग आपकी पहले से गिवन है 180 से ज्यादा तो बैक बेरिंग निकालने के लिए माइनस कर दीजिए। बैक बेरिंग अगर आपकी गिवन है 4 बेरिंग अगर आपकी 180 से कम गिवन है तो उसको प्लस कर दीजिए। क्वेश्चन अभी मैं कराऊंगा आपको, 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा तो कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे, फिर हम बात करेंगे इंक्लूडेड एंगल के बारे में। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इंक्लूडेड एंगल के बारे में। तो यहाँ पे एक तरीका और है, अगर आपको पता करना है कि आपको प्लस करना होगा कि माइनस करना होगा। अगर आपका जो 4 बेरिंग है अगर वो 180 डिग्री से ज्यादा है तो बैक बेरिंग निकालने के लिए आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 4 बेरिंग माइनस 180 डिग्री। ठीक है, लेकिन अगर आपकी जो 4 बेरिंग है अगर वो 180 डिग्री से कम है तो जो आपका बैक बेरिंग का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 4 बेरिंग प्लस 180 डिग्री। तो क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से आपको चीजें समझ में आएंगी। उम्मीद करता हूं कि फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमारा ये 180 डिग्री हम प्लस या माइनस क्यों कर रहे हैं। इसलिए मैंने आपको यहां पे दिखाया भी था कि अगर आपको ये चाहिए तो ये आपका सेम होगा, आप इसमें 180 प्लस कर देंगे अगर आप P से Q की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर आप जब इस तरफ आ रहे हैं तो यहां पे आपका, जब आप उल्टा आ रहे होंगे तो आपका जो अल्फा और बीटा है वो रिवर्स हो जाते हैं, आपका फिर ये जो है अल्फा हो जाता है और ये आपका फिर बीटा हो जाता है, तो फिर आपको 180 डिग्री माइनस करना होता है। तो इसका तरीका भी मैंने आपको बता दिया याद करने का। अगर आपका 4 बेरिंग जो है वो 180 डिग्री से ज्यादा है तो बैक बेरिंग निकालने के लिए माइनस कर दीजिए, और अगर आपका बैक बेरिंग 180 डिग्री से कम है तो उसके लिए अगर आपका 4 बेरिंग 180 डिग्री से ज्यादा है तो बैक बेरिंग निकालने के लिए 180 से माइनस कर दीजिए। अगर आपका 4 बेरिंग 180 से कम है तो बैक बेरिंग निकालने के लिए 180 से प्लस कर दीजिए। क्वेश्चन के फॉर्म में हम समझते हैं। आपको गिवन है कि 4 बेरिंग जो है आपका वो 265 डिग्री है और आपको बैक बेरिंग निकालना है, तो यहाँ पे 180 डिग्री से ज्यादा है तो सीधे आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि यहाँ 180 डिग्री मुझे माइनस करना है। तो 180 डिग्री जैसे ही आप माइनस करोगे तो आपका आंसर 85 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इनको क्वेश्चन को जो है अप्रोच कर पाएंगे। कैसे अप्रोच करेंगे कि आपको देखना है कि आपको क्वेश्चन में जो 4 बेरिंग है वो 180 से ज्यादा दिया है कि कम दिया है। 180 से ज्यादा दिया है तो बैक बेरिंग निकालने के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस हमने 180 डिग्री किया तो हमें बैक बेरिंग मिल गया 85 डिग्री। इस क्वेश्चन में आपका जो 4 बेरिंग है वो 180 डिग्री से कम दिया है तो बैक बेरिंग निकालने के लिए 180 को हमको प्लस करना पड़ेगा, तो 180 डिग्री हमने प्लस किया तो हमारा जो बैक बेरिंग आ गया वो कितना आ गया, 260 डिग्री। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में फ्रेम हो जाते हैं। ये हमने बात की किसके लिए, होल सर्कल बेरिंग के लिए। अगर मैं बात करना चाहूं किसके लिए, क्वाड्रेंट बेरिंग के लिए, तो वो भी मैं बात कर सकता हूं। अगर मैं क्यूबी की बात करूं यानी कि मैं क्वाड्रेंट बेरिंग की बात करूं तो क्वाड्रेंट बेरिंग में क्या होगा, आपका जो आपका नॉर्थ है वो साउथ बन जाएगा, जो आपका ईस्ट है वो वेस्ट बन जाएगा, जो आपका साउथ है वो नॉर्थ हो जाएगा और जो वेस्ट है वो आपका ईस्ट हो जाएगा। तो अगर आपको क्वेश्चन में कभी 4 बेरिंग इस तरीके से दिया है और आपको बैक बेरिंग निकालना है तो नॉर्थ को साउथ में कन्वर्ट कर दीजिए और ईस्ट को वेस्ट में कन्वर्ट कर दीजिए, आपका बैक बेरिंग तैयार है। क्या करना है हमें, नॉर्थ को साउथ, ईस्ट को वेस्ट, साउथ को नॉर्थ, वेस्ट को ईस्ट। तो इस तरीके से आप
क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे अगर क्यूबी में दिया है तो। ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होते हैं, आपको लग रहा होगा इतने इजी क्वेश्चन क्या ही आते होंगे, पर इतने ही इजी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे 4 बेरिंग, उम्मीद कर रहा हूँ 4 बेरिंग बैक बेरिंग आपका क्लियर होगा। 4 बेरिंग जिस डायरेक्शन में सर्वे बढ़ रहा है, अगर उस डायरेक्शन में हम एंगल को मेजर कर रहे हैं, बेरिंग को मेजर कर रहे हैं, तो 4 बेरिंग। अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं तो बैक बेरिंग। ठीक है, अब 4 बेरिंग हमको गिवन है, बैक बेरिंग निकालना है, तो बैक बेरिंग इक्वल्स टू 4 बेरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। और अगर आपको जो 4 बेरिंग है वो 180 से ज्यादा है तो बैक बेरिंग के लिए 180 से हम उसको माइनस करते हैं, और अगर आपका जो 4 बेरिंग है वो 180 से कम है तो बैक बेरिंग के लिए उसको हम 180 से प्लस करते हैं। यही कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको सारे बताए हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आ जाता है वो आ जाता है इंक्लूडेड एंगल। ठीक है, इंक्लूडेड एंगल। तो व्हेन टू लाइंस मीट एट अ पॉइंट द एंगल बिटवीन देम इज कॉल्ड इंक्लूडेड एंगल। दो लाइन यहां पे पॉइंट पे आके मिल रही हैं, इनके बीच का ये जो एंगल है या ये जो एंगल है, इसी को मैं क्या बोलता हूं, इंक्लूडेड एंगल। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं तो क्लॉकवाइज में आपका सम ऑफ एंगल्स, ये मैथ का टॉपिक हो गया आपका। सम ऑफ पॉलीगॉन क्या होता है, 2n+4 इंटू 90 डिग्री, और एंटी क्लॉकवाइज में क्या हो जाता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री। तो कैसे समझ में आएगा क्लॉकवाइज चल रहा हूं कि एंटी क्लॉकवाइज? देखिए, ये मैं ए से बी की तरफ गया, बी से सी की तरफ गया, सी से डी की तरफ, डी से ई की तरफ, ई से ए की तरफ, तो घूम कहां रहा हूं मैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा हूं। यहां पे क्या हो रहा है मेरा, मैं ए से बी गया, फिर यहां पे सी गया, फिर डी गया, फिर बी गया, मतलब इस तरीके से मूव कर रहा हूं, यानी मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं। ठीक है, हर बार मैं कहां मूव कर रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज। आप देखिए एंटी क्लॉक है, एंटी क्लॉक है, एंटी क्लॉक है, एंटी क्लॉक है, हर बार मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं। चलिए समझते हैं इसको और अच्छे से। ये मेरा क्या है, पॉलीगॉन है, ये ट्रावर्सिंग में हम पढ़ेंगे ना, पॉलीगॉन कैसे बनाते हैं, क्या क्यों बनाते हैं, ये हम ट्रावर्सिंग में पढ़ेंगे। अभी आपसे इतना समझिए कि जब आप कंपास सर्वे करते हो तो भी आपको ट्रावर्सिंग करनी पड़ती है। ट्रावर्सिंग हमारा पूरा एक नेक्स्ट यूनिट है, तो उसके बारे में मैं अभी नेक्स्ट यूनिट में आपसे बात करूंगा। आज जैसे ही हमारा कंपास सर्विंग खत्म होगा तो नेक्स्ट यूनिट में आपसे ट्रावर्सिंग के बारे में ही मैं बात करूंगा। तो आप कैसे मूव कर रहे हो, क्लॉकवाइज, 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 क्लॉकवाइज। तो ये आपका क्लॉकवाइज ट्रावर्स हो गया। तो यहां पे आप जो लोकल अट्रैक्शन निकालोगे, सॉरी यहां पे जो आप इंक्लूडेड एंगल निकालोगे वो क्लॉकवाइज निकाल रहे हो। ठीक है, अगर यहीं पे मैं एंटी क्लॉकवाइज मूव करता, एंटी क्लॉकवाइज कैसा होगा, ये इस तरीके से अगर मैं मूव करूंगा, इस तरीके से अगर मैं मूव करूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज। देखिए यहां भी एंटी क्लॉक है, ये भी एंटी क्लॉक है, ये भी एंटी क्लॉक है, ये आपका क्लॉक हो गया। यहां पे आपको कैसे मूव करना पड़ेगा, ऐसे मूव करना पड़ेगा, तब ये एंटी क्लॉक बनेगा। और यहां भी आप ऐसे मूव करोगे तो ये देखिए सारे आपके कैसे बन रहे हैं, एंटी क्लॉक बन रहे हैं। तो यहाँ पे आप सब जगह एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो। तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे तो वो आपका एंटी क्लॉकवाइज इंक्लूडेड एंगल हो गया, और क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो तो क्लॉकवाइज इंक्लूडेड एंगल। तो यहाँ पे जो सम ऑफ एंगल होगा वो कितना होता है, 2n+4 इंटू 90 डिग्री। यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज में 2n-4 इंटू 90 डिग्री। तो आप कैसे निकालते हैं इंक्लूडेड एंगल? इंक्लूडेड एंगल क्या होता है कि दो लाइन जब आपस में आकर मिल रही हो तो उनके बीच का ये जो एंगल है, इसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, इंक्लूडेड एंगल बोल रहा हूँ। या तो मैं बाहर से देख सकता हूँ तो इसको मैं एक्सटर्नल इंक्लूडेड एंगल बोल देता हूँ, क्लॉकवाइज अगर मैं बोल रहा हूँ तो इसको मैं एक्सटर्नल इंक्लूडेड एंगल बोलता हूँ। इसको क्या बोलता हूँ मैं, एक्सटर्नल इंक्लूडेड एंगल। इसको मैं बोलता हूं एक्सटर्नल इंक्लूडेड एंगल, और इसको मैं बोल देता हूं इंटरनल इंक्लूडेड एंगल। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, एक्सटर्नल इंक्लूडेड एंगल, ये मेरा हो गया इंटरनल इंक्लूडेड एंगल। तो आपसे अगर समेशन ऑफ साइड्स पूछेगा, सम ऑफ एंगल पूछेगा किसमें, एक्सटर्नल में, तो वो क्या हो जाएगा आपका 2n+4 इंटू 90 डिग्री। अगर आपसे क्या पूछेगा, इंटरनल में पूछेगा, तो 2n-4 इंटू 90 डिग्री। ठीक है, तो ये आपके एक्सटर्नल और इंटरनल इंक्लूडेड एंगल हो गए। ये आप ये लिख लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, जब आप नोट्स बना रहे हो तो यहाँ पे आप एक बार मेंशन जरूर कर लीजिएगा कि ये आपका क्या है, एक्सटर्नल इंक्लूडेड एंगल। ठीक है, और ये आपका क्या है, इंटरनल इंक्लूडेड एंगल। ठीक है, तो ये आप मेंशन जरूर कर लेना ताकि आपको पता रहे। ठीक, अब बात आती है निकालते कैसे इंक्लूडेड एंगल को। तो इंक्लूडेड एंगल को निकालने का आपका तरीका क्या होता है, 4 बेरिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन, 4 बेरिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन, इसकी जो 4 बेरिंग है
और उसमें से हमको क्या माइनस कर देना है, बैक बेरिंग जो है प्रीवियस लाइन की, तो जो पीछे वाली लाइन है उसकी हमको क्या माइनस कर देना है, बैक बेरिंग। तो 4 बेरिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन, जो नेक्स्ट लाइन की आपकी 4 बेरिंग है, तो अगर आप ऐसे चल रहे हो तो इसकी 4 बेरिंग क्या हो जाएगी, ये मान लीजिए ये लाइन है, ए और बी लाइन है, ठीक है, तो 4 बेरिंग इसकी क्या हो जाएगी ये, और उसमें से हमको माइनस क्या कर देना है, बैक बेरिंग। तो यहां अगर बैक बेरिंग तो हमको इतना एंगल पता चल जाएगा, ठीक है। तो 4 बेरिंग में से हमको क्या माइनस कर देना है, नेक्स्ट लाइन की जो 4 बेरिंग है। चलिए इसको थोड़ा हम समझते हैं, ए से हम जा रहे हैं बी, ये अगर मैं ऐसे देखूं तो 4 बेरिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन, ठीक है, तो 4 बेरिंग आपकी हो जाएगी नेक्स्ट लाइन, और उसमें से मुझे माइनस करना है बैक बेरिंग ऑफ द प्रीवियस लाइन, तो मुझे क्या मिल जाएगा, इंक्लूडेड एंगल मिल जाएगा। तो इस तरीके से मैं क्या कैलकुलेट कर लूंगा, इंक्लूडेड एंगल कैलकुलेट कर लूंगा। जो इसको भी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे अगर आपको ए बी दिया हुआ है, ठीक है, ए बी दिया हुआ है और फिर बीसी दिया हुआ है, तो बीसी की हमको लेना होगा 4 बेरिंग और इसकी हमको लेना पड़ेगा बैक बेरिंग। तो मेरा इंक्लूडेड एंगल क्या हो जाएगा, 4 बेरिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन यानी एफ बी ऑफ बीसी माइनस बैक बेरिंग ऑफ ए बी, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इंक्लूडेड एंगल को कैलकुलेट करूंगा। क्वेश्चन के फॉर्म में और चीजें समझेंगे, पर अभी आप इतना समझिए कि 4 बेरिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन, जो नेक्स्ट लाइन होगी मेरी यानी ये वाली जो लाइन है, इसकी 4 बेरिंग में से जो पीछे वाली लाइन है उसकी मैं बैक बेरिंग को माइनस कर दूंगा, तो मुझे इंक्लूडेड एंगल जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। इससे मुझे क्या मिल जाएगा, इंक्लूडेड एंगल। तो ये मेरे बात कर ली इंक्लूडेड एंगल की। अब मेरी बात आती है लोकल अट्रैक्शन। लोकल अट्रैक्शन, अट्रैक्शन आप समझते होंगे, वो वाले अट्रैक्शन की बात नहीं कर रहा हूं जो आप समझ रहे हैं। लोकल अट्रैक्शन यानी कि कोई आसपास की मैग्नेटिक नीडल की वजह, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आप लेकर आए कंपास, ठीक है, आप बढ़िया नया कंपास लेकर आए और आप क्या करने चले गए, एंगल मेजर करने चले गए, पर बाजू में खंबा था, आपको पता ही नहीं था, ठीक है, थोड़ी दूर पे मान लीजिए पर्दा लगा हुआ है, पर्दे के पीछे खंबा है, आपको पता ही नहीं है। तो आप जब कंपास रखोगे सामने, तो वो जो आपकी लोकल जो मैग्नेटिक फील्ड है आपका, ये मान लीजिए कंपास है, कंपास की ये निडल है, ठीक है, तो वो कहां पे रिफ्लेक्ट करेगी, जहां पे आपका खंबा होगा, और आप इसको क्या सोच लोगे, नॉर्थ सोच लोगे, और उसको साउथ सोच के आपका जो सर्वे है वो गलत कर लोगे, क्योंकि आपको तो पता नहीं कि पास में कोई और मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वजह से जो आपकी नीडल है वो क्या कर रही है, डिफ्लेक्ट कर रही है। ये तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आसपास कहीं कोई खंबा तो नहीं है। तो आप ऐसे चेक देखने नहीं चले जाओगे, देखने के आसपास कोई खंबा तो नहीं है, हो सकता है हो लेकिन उससे डिफ्लेक्शन ना आ रहा हो। आपको, आप इंजीनियर हो तो आपको आपकी कैलकुलेशंस में चेक करने आना चाहिए, ठीक है। अगर हम जाके चेक करने लगे वो तो लेमैन वाला काम हो गया, तो फिर आप किस तरीके से इंजीनियर कहलाओगे। तो अगर आप इंजीनियर हो तो आपको आपकी कैलकुलेशन में चेक करते आना चाहिए कि कोई मैग्नेटिक फील्ड आसपास में अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है। तो हम कैलकुलेशन में कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले समझते हैं लोकल अट्रैक्शन होता क्या है। इट इज द अट्रैक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल to the local magnetic field other than earth. It is the attraction of magnetic needle to a local magnetic field other than earth मैग्नेटिक फील्ड। तो कोई भी अगर लोकल मैग्नेटिक फील्ड, लोकल कोई आपका लोहा वगैरह अवेलेबल है, उसकी वजह से जो डिफ्लेक्शन आ जा रहा है कंपास की नीडल में, उसकी वजह से जो अट्रैक्शन, मतलब उसकी वजह से जो डिफरेंस आ रहा है रीडिंग में, उसी को मैं क्या बोलता हूं, लोकल अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल टू अ लोकल फील्ड अदर देन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू किसकी वजह से, आपके आयरन की रॉड, पोल्स, जो भी लोहे वाले सामान है उसकी वजह से आपका ये डिफ्लेक्शन आ जाता है, ठीक। कैसे चेक करेंगे, तो 4 बेरिंग और बैक बेरिंग के बीच का अगर एंगल 180 डिग्री है यानी सब कुछ सही है। यहां भी हमने देखा था कि 4 बेरिंग और जो बैक बेरिंग है उसके बीच का एंगल हमारा 180 डिग्री होता है ना। ये जो आपका 4 बेरिंग है और ये जो बैक बेरिंग है, इनका अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री, क्योंकि ये तो सेम है, ये आपस में कट जाएगा, बचेगा कितना, 180 डिग्री, है ना। तो 4 बेरिंग और बैक बेरिंग के बीच का डिफरेंस अगर 180 डिग्री आ रहा है तो यानी सही है, यानी कोई भी आपका अवेलेबल नहीं है लोकल अट्रैक्शन। लेकिन अगर ये डिफरेंस जो है वो 180 डिग्री नहीं आ रहा है तो यानी कि लोकल अट्रैक्शन अवेलेबल है, कुछ ना कुछ आपकी गड़बड़ है, तो हमें अब लोकल अट्रैक्शन को सही करना होगा। गेट ईएससी की बात करें तो यहां से क्वेश्चन आ जाता है लोकल अट्रैक्शन हर स्टेशन पे जाके हमको सही करने पे, ठीक है, हर स्टेशन या इंक्लूडेड एंगल से हम सही करने पर। ये क्वेश्चन जो होगा वो लेंथी हो जाएगा। तो अगर हम स्टेट एई की बात करें और अगर आप प्री की बात करें तो उसमें ये क्वेश्चन नहीं आ सकता, प्रीलिम्स में आपका क्वेश्चन यहाँ से नहीं बना सकते क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। पूरे हमको स्टेशन मेंशन करने पड़ते हैं, उनकी 4 बेरिंग, जैसे मान लीजिए ये आपका स्टेशन है, उसकी 4 बेरिंग, बैक बेरिंग, तो स्टेशन आपका ए बी सी डी, अगर मैं ऐसे सर्वे कर रहा हूं तो मेरा ए बी सी डी 4 चीजें हो जाएंगी। तो सबका मुझे लिखना पड़ेगा कि 4 बेरिंग क्या, बैक बेरिंग क्या, है ना, 4 बेरिंग बैक बेरिंग, ठीक है। उसके हिसाब से फिर इंक्लूडेड एंगल वगैरह निकाल दूंगा, फिर हर स्टेशन पे जाके सही करना पड़ता है, तो वो थोड़ा लेंथी है। गेट में अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन यहाँ से आता है, लेकिन अगर हम ईएससी में भी आ जाता है,
ठीक है। लेकिन अगर मैं छोटे एग्जाम्स की बात करूं, स्टेट ए जेई की बात करूं, जिसमें 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो वहां पे यहाँ से क्वेश्चन आना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ से आपको 2-4 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे तो ईजी क्वेश्चन होते हैं, आप वो भी बना ले जाओगे। आपको चेक करना पड़ता है जो डिफरेंस आना चाहिए फोर बेरिंग और बैक बेरिंग के बीच में। जिस भी स्टेशन में फोर बेरिंग और बैक बेरिंग के बीच का डिफरेंस हमें 180 मिल जाएगा, उसी स्टेशन को हम रेफरेंस लेके सारी जो अदर स्टेशन है उनको हम सही करते चले जाते हैं। इसका भी मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा तो वो आप और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं चेक फॉर लोकल अट्रैक्शन के बारे में, तो चेक कैसे करेंगे कि फोर बेरिंग और बैक बेरिंग के बीच का डिफरेंस 180 डिग्री अगर नहीं आ रहा है तो यानी लोकल अट्रैक्शन प्रेजेंट है। अगर आ रहा है 180 डिग्री तो लोकल अट्रैक्शन नहीं है, आपका सर्वे बिल्कुल सही है। तो कैसे चेक करते हैं, या तो ईच स्टेशन में चेक कर सकते हैं या इंक्लूड एंगल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे लिए वो कैसे निकालते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन में जरूर यहां से आपको करवा दूंगा ताकि आप आसानी से उसे समझ पाए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए, अगर मैं वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की बात करूं, जो आपकी मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है वो कैसे वेरी करती है, एक तो सेकुलर वेरिएशन होता है, एनुअल वेरिएशन होता है, ठीक है, सीजनल वेरिएशन होता है और इरेगुलर। तो सेकुलर यानी कि जो आपका अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से जो वेरिएशन आ जाता है डिक्लिनेशन में, डिक्लिनेशन आप समझ गए होंगे, फिर से नहीं बता रहा हूं, तो उसमें अगर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डिक्लिनेशन आ जाए, वेरिएशन आ जाए, तो उसे मैं सेकुलर बोलूंगा। रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट सन की वजह से डिक्लिनेशन आ जाए उसको मैं एनुअल वेरिएशन बोलूंगा। अगर ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ इन इट्स ओन एक्सिस, अपनी एक्सिस में जो सन घूम रहा है उसकी वजह से कुछ डिक्लिनेशन आ जाए, सॉरी अपनी एक्सिस में जो अर्थ घूम रहा है, एक तो अर्थ जो है वो सन के चक्कर लगाता है, एक अपने खुद के चक्कर लगाता है, तो अपने चक्कर की वजह से आ रहा है तो सीजनल वेरिएशन। और अगर मैग्नेटिक स्टॉर्म और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई और आ रहा है तो उसको मैं इरेगुलर वेरिएशन। तो ये वेरिएशन भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक बार इसको भी आप ध्यान में रखिएगा कि अगर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई वेरिएशन आ रहा है तो सेकुलर, सन के अबाउट जो अर्थ रोटेट कर रहा है उसकी वजह से जो वेरिएशन आ रहा है तो एनुअल, रोटेशन ऑफ अर्थ अपनी ओन एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट कर रहा है तो सीजनल, और अगर आपका कोई मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई वेरिएशन आ रहा है तो इरेगुलर वेरिएशन। तो ये 4 तरीके के वेरिएशन आपको पता होना चाहिए अगर मैं वेरिएशन इन मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की बात करूं तो। ठीक, लास्ट टॉपिक हमारा आज का क्या रहेगा, डिफरेंस बिटवीन प्रिज्मेटिक कंपास एंड सर्वेयर कंपास, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यहां से भी क्वेश्चन आता ही आता है, मतलब बहुत चांसेस है कि यहां से क्वेश्चन आ जाए। तो इसको भी हम उस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई भी क्वेश्चन यहां से फ्रेम होए तो उसको हम सॉल्व कर पाए। ठीक है, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, पहले मैं आपको दिखाता हूं प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास। चलिए, तो पहले मैं आपको दिखाता हूं प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास, तो उसको आप और अच्छे से समझ पाएंगे जब मैं उनको आपको डिफाइन करूंगा। तो पहले आप देखिए सर्वेयर कंपास, ये आपका सर्वेयर कंपास है। तो यहाँ पे जो एक चीज आपको नोट करनी है, यहाँ पे आपको 90 दिख रहा है क्या, यहाँ पे 90 लिखा हुआ है, तो ये 0 से 90 फिर 0 और फिर 90, तो ये आप नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट इस तरीके से चल रहा है, जैसे हमारा ओरिजिनल डेजिग्नेशन होती है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, उसी तरीके से होता है ये कंपास, ये देख सकते होंगे आप। ठीक है, ये आपका सर्वेयर कंपास नहीं है, ये आपका प्रिज्मेटिक कंपास है। आपका जो सर्वेयर कंपास होता है ना, उसमें आपका 0 90 फिर 90 0 फिर 90 फिर 0, तो 0 90 0 से 90 डिग्री ही हर बार रीडिंग जो होती है वो मूव करती है। लेकिन अगर मैं बात करूं आपके किससे, प्रिज्मेटिक कंपास से, तो प्रिज्मेटिक कंपास आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो ये कहां से कहां तक चलता है आपका, ये यहां से चलता है नीचे से, तो ये 0 से लेके इस तरीके से रोटेट करता है 360 डिग्री, तो आपका यहां से नीचे से चालू होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके बीच के डिफरेंस के बारे में। तो पहला डिफरेंस जो मैंने आपको बताया कि सर्वेयर कंपास 0 से शुरू होता है, नॉर्थ से ही शुरू होता है, नॉर्थ यहाँ पे होगा, साउथ यहाँ होगा, 0 से जाता है 90 फिर 0 फिर 90 फिर 0, तो इस तरीके से मूव करता है। क्या बोल रहा हूं कि जो आपका प्रिज्मेटिक कंपास है वो कैसे चलेगा, 0 90 फिर 0 फिर 90, तो ये कैसे, यहाँ पे नॉर्थ होगा, यहाँ पे साउथ होगा, इसमें यहाँ पे ईस्ट होगा और यहाँ पे वेस्ट होगा, तो ये आपका प्रिज्मेटिक कंपास हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं सर्वेयर कंपास की बात करूं तो सर्वेयर कंपास यहाँ पे नीचे से आपका 0 से शुरू होता है। ठीक है, यहाँ पे साउथ से शुरू होता है, ये यहाँ पे 0 फिर 90 फिर 180 और फिर 270, तो ये इस तरीके से इंक्रीज होता है। कौन से डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। कौन से डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, क्लॉकवाइज। कैसे चल रहा है ये, क्लॉकवाइज। ये कैसे चल रहा है आपका, ये भी कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है, पर 0 to 90 ही बस जा रहा है। तो ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपका जो प्रिज्मेटिक कंपास होता है वो आपका 0 से पूरा चलता है कहां तक, 360 डिग्री तक, और लेकिन जो आपका सर्वेयर कंपास होता है वो 0 से 90 चलता है। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा, यहाँ पे हम ब्रॉड नीडल यूज करते हैं, यहाँ पे हम एज, ब्रॉड यानी यहाँ की जो नीडल होगी वो चौड़ी होगी, यहाँ पे नीडल जो होती है पतली होती है। WCB हमारा प्रिज्मेटिक कंपास में WCB यूज करते हैं, दिख रहा होगा आपको,
हाँ, और जो सर्वेयर कंपास है उसमें हम क्वाड्रेंट बेयरिंग यूज करते हो। तो ये दूसरा पॉइंट है आपको। ठीक, यहाँ पे हम जो रीडिंग लेते हैं वो प्रिज्म के थ्रू लेते हैं, यहाँ पे हम जो रीडिंग लेते हैं वो ग्लास के थ्रू लेते हैं। तो ये थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया जो आपको याद रखना है। यहाँ पे जो डाया होता है हमारे, जो डाया होता है हमारा, जो नेडल होगा उसके आजू बाजू डाया होगा वो 85 से 100, यहाँ पे 115 से 250। तो यहाँ पे जो आपका डाया है वो क्या है, ज्यादा है। यहाँ पे रीडिंग और शिफ्टिंग प्रिज्मेटिक में हम कर सकते हैं, लेकिन जो सर्वेयर है उसमें हम रीडिंग और शिफ्टिंग नहीं कर सकते। लीस्ट काउंट इसका 30 मिनट, उसका 15 मिनट। और यहाँ पे ट्राइपॉड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यहाँ पे ट्राइपॉड की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो आपका प्रिज्मेटिक कंपास होता है उसमें ट्राइपॉड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और जो आपका सर्वेयर कंपास होता है उसमें आपको ट्राइपॉड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब हम समझते हैं इसको याद करने की ट्रिक क्या है। ठीक है, अब मैं आपको इसको समझाता हूँ कि किस तरीके से आप इसे याद रख पाएंगे। तो इस सर्वेयर कंपास को आप डिनोट कर लीजिए किससे, आपके इंजीनियर से। इंजीनियर ही हमारे सर्वेयर होते हैं। ठीक है, आप सर्वेयर, अगर सर्वे पढ़ रहे हो तो कल के दिन आप सर्वेयर बन सकते हो, है ना। तो इंजीनियर ही आपके सर्वेयर होते हैं। प्रिज्मेटिक कंपास आपका नॉर्मल आदमी है। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। तो सर्वेयर क्या होते हैं आपके, ठीक है, सर्वेयर सबसे पहले एज यानी किसी से आगे, तो सबसे क्या होते हैं सर्वेयर हमारे आगे, यानी इंजीनियर सबसे आगे होते हैं। तो यहाँ पे एज नीडल यूज होती है। आपने देखा होगा क्यूबी, है ना, जब हम एग्जामिनेशन देते थे तो आखिरी में हम क्यूबी से पढ़ते हैं। क्यूबी क्या होती है, आपकी क्वेश्चन बैंक होती है जिसमें प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए रहते हैं, तो डायरेक्टली हम वो उठा के पढ़ लेते थे। तो क्यूबी यानी कि आप यहां से याद रखिए कि सर्वेयर यानी कि जो इंजीनियर होते हैं उनको क्यूबी की रिक्वायरमेंट पड़ती है एग्जामिनेशन के टाइम पे, यानी क्वेश्चन बैंक की, है ना। तो क्यूबी में काम करेंगे, यहाँ पे क्वाड्रेंट बेयरिंग में काम करेंगे। तीसरा, ग्लास की क्यों रिक्वायरमेंट होती है इंजीनियर को, आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है कि ग्लास में क्या करते हैं इंजीनियर, पानी पीते हैं और क्या करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लास की रिक्वायरमेंट क्या होती है, इंजीनियर को पानी के साथ जो भी पीना होता है उसके लिए वो ग्लास यूज करते हैं। तो ये भी आप याद रख सकते हो कि यहाँ पे रीडिंग जो होती है वो ग्लास से होती है। फिर डाया क्या है, ज्यादा है, तो हो सकता है कि आप इंजीनियर जो होते हैं थोड़े मोटे मोटे हो जाते हैं, तो उससे आप डाया याद रख सकते हो कि उनका 15 से 250 यानी डाया इनका ज्यादा होता है। अब जो इंजीनियर होते हैं वो आते हैं आलसी, तो रीडिंग और शिफ्टिंग साथ में नहीं कर सकते। रीडिंग और शिफ्टिंग साथ में नहीं कर सकते यानी कि एक जगह बैठ के ही काम करते हैं, आलसी है ना, तो रीडिंग और शिफ्टिंग यहाँ पे नहीं हो सकती। ठीक है, अगर आपको क्या करना है, रीड करना है तो वहीं पे खड़े होकर ही रीड करना होगा, रीडिंग और शिफ्टिंग आप नहीं कर सकते। ठीक है, पर जो भी हो अपना जो इंजीनियर होता है वो बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, तो उनका जो लीस्ट काउंट है वो कम है। 15 मिनट में आप कोई भी इंजीनियर हो तैयार हो ही जाएगा। ठीक, बाकी आपका 0 से 90 मैंने आपको समझा दिया, तो ये आप थोड़ा समझ लीजिएगा। और आजकल जो इंजीनियर है वो आपका शॉर्ट्स वगैरह बहुत बनाते हैं, तो ट्राइपॉड की उनको जरूरत होगी। जो आपका नॉर्मल आदमी है, सर्वेयर मतलब प्रिज्मेटिक कंपास है, उसमें आपको ट्राइपॉड की जरूरत नहीं होती। तो अगर इस तरीके से रेफरेंस लेके आप चीजें याद रखने की कोशिश करोगे, लंबे समय तक याद रखोगे, और क्वेश्चन अगर यहाँ से आएगा तो आप डेफिनेटली उसे बना पाओगे। क्या बोला मैंने कि आपका जो इंजीनियर है उन सबसे आगे होते हैं, तो एज है। दूसरा, क्यूबी से पढ़ते हैं। तीसरा, उनका जो कोई चीज पीते हैं तो ग्लास में पीते हैं। ठीक है, डाया भी उनका ज्यादा होता है। उसके बाद रीडिंग एंड शिफ्टिंग वो नहीं कर सकते क्योंकि आलसी होते हैं। लीस्ट काउंट यानी 15 मिनट में तैयार हो जाते हैं, इसलिए लीस्ट काउंट भी उनका कम है। और ट्राइपॉड की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि शॉर्ट्स बनाते हैं या रील्स बनाते हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ प्रिज्मेटिक कंपास की, तो इसका सब कुछ अपोजिट। ब्रॉड नीडल, WCB, रीडिंग फ्रॉम प्रिज्म, डाया कम होता है, रीडिंग शिफ्टिंग कर सकते हैं आप, लीस्ट काउंट ज्यादा होता है, और ट्राइपॉड की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, तो ये हमारा हो गया पूरा का पूरा कंपास सर्वे। इसके अलावा आपको इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। कुछ क्वेश्चन हमें जरूर प्रैक्टिस करने होंगे, तो जिससे हम और अच्छे से चीजें समझ पाएंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हमें और प्रैक्टिस करने होंगे जिससे हम चीजें और अच्छे से समझ पाएं। लेकिन अगर मैं इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करूं कंपास सर्वे में, तो आपको कंपास सर्वे में एक तो 4 बेयरिंग, बैक बेयरिंग पे क्वेश्चन आता है। दूसरा, आपका इंक्लूडेड एंगल पे क्वेश्चन आता है। लोकल अट्रैक्शन पे क्वेश्चन आता है। डेजिग्नेशन ऑफ बेयरिंग पे क्वेश्चन आता है। यही कुछ क्वेश्चन है। मैं अभी इसके बाद कर एक क्वेश्चन की सीरीज लाऊंगा, तो जिसमें जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वो सारे कराऊंगा। उसमें जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, तो उसमें हम क्वेश्चन देख लेंगे। अभी हमारे कंपास में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन जितनी चीजें मैंने आपको बताई समझ में आई होंगी, जिस तरीके से बताई वो भी समझ में आई होंगी। कोशिश मैंने की है कि आपको सारे एक एक जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो भी क्लियर हो जाए। अगर आपको कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। 4 बेयरिंग, आपका बैक बेयरिंग, ये सब भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंक्लूडेड एंगल आपका इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से 4 बेयरिंग से बैक बेयरिंग में कन्वर्ट करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर किस तरीके से इंक्लूडेड एंगल निकालते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से लोकल अट्रैक्शन निकालते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और फिर आपका ये जो डिफरेंस था तो वो भी मैंने आपको इस तरीके से समझाया कि आपको याद हो जाएगा। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस, है ना। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे कि क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। कुछ टफ क्वेश्चंस भी हम देखेंगे, कुछ ईजियर क्वेश्चन भी देखेंगे, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि जो चीजें आपने पढ़ी हैं उससे आप क्वेश्चन बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आऊंगा तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपको इन नोट्स के अंदर से मिल जाएंगे। तो इस लेक्चर में मैं इतना रखूंगा। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम। कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग एंड स्टे मोटिवेटेड।